आज का टॉपिक है इंटरनेट का परिचय, जिसके अंदर हम इंटरनेट क्या है, कैसे चलता है और इसके अंदर हमें ब्राउज़र, सर्च इंजन और ईमेल आईडी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज ए इंटरनेट। इंटरनेट एक सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसके अंदर लाइव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और हम दोस्तों के साथ अलग-अलग तरह से बातें करते हैं, जैसे फैक्स करना या फिर टेलीफोनिक हो सकता है या चैट के थ्रू। इसके अंदर हम कंपनियों में या फिर स्कूलों में या फिर हमारे पर्सनल यूज के लिए हम इंटरनेट को अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग में लेते हैं। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं रहती हैं। ये मानव द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए इंटरकनेक्ट नेटवर्क होता है, जिसमें अलग-अलग एजेंसियों से द्वारा या सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनियां, व्यक्ति क्या करती हैं, आपस में जुड़कर काम करती हैं। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो एक क्लाइंट कहलाता है, और अगर वह फाइल भेज रहा है तो सर्वर कहलाता है। अब इंटरनेट जो है हमारा अर्पानेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो कि युद्ध के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। और अर्पानेट का पूरा नाम आ जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अपने पूर्ण रूप से जो विकसित हुआ था 1991 में हुआ, और इस समय www लॉन्च किया गया। अब बारी आती है इंटरनेट को एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। अब इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, या हम मेल भेजना चाहते हैं, ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं, या ब्राउजिंग करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आईएसपी से कांटेक्ट करना पड़ता है। आईएसपी होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, मतलब इंटरनेट की सर्विसेज देने वाला कंपनी विशेष, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। अब इंटरनेट सर्विस जो है, हमें कनेक्शन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, मॉडेम। मॉडेम जो कि एक तरह का हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज किया जाता है, मतलब इससे इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के वर्किंग होते हैं, और ये सिग्नल ट्रांसलेशन करता है। अब इन चीजों को जब हमारे पास होगी, तभी हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इन अब बारी आती है मॉडेम। मॉडेम जो है कितने टाइप का है, और साथ के साथ इसकी वर्किंग क्या है। मॉडेम जो है हमारा डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी बोला जाता है। रिपीट करता हूं, मॉडेम जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है। मॉडेम जो है हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल और पीसी मॉडेम के रूप में होते हैं।
इंटरनल मॉडेम जो है कंप्यूटर के अंदर फिट होता है और ये भी दो टाइप के होते हैं, डायल अप और वाईफाई। और बाहरी मॉडेम जो है वो हमारे कंप्यूटर के बाहर के से अटैच किए जाते हैं और ये नवीनतम तकनीक से चलते हैं और ये बिजली की आपूर्ति भी इन्हें बाहर से लगाने पड़ती है। मतलब जो एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं उनको सप्लाई, जो पावर सप्लाई है उनको अलग से बाहर से ही देनी पड़ती है, जबकि इंटरनल मॉडेम जो होते हैं उनकी सप्लाई कंप्यूटर के चेसिस बोर्ड से ही सप्लाई कर दी जाती है। फिर आता है हमारा पीसी कार्ड मॉडेम। ये मॉडेम जो है पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। ये एक क्रेडिट क्रेडिट कार्ड के आकार के होते हैं और नोटबुक, हैंड हेल्ड कंप्यूटर पीसी कार्ड स्लॉट में फिट बैठते हैं और जब इनकी जरूरत नहीं होती तब इन्हें हम हटा भी सकते हैं। तो डिजिटल टू एनालॉग क्या बोला जाएगा? मॉड्यूलेशन और एनालॉग से डिजिटल डीमॉड्यूलेशन। ये क्या होते हैं? सिग्नल ट्रांसलेशन होते हैं। जब हम मॉडेम के थ्रू इंटरनेट को जोड़ते हैं तब हमारा स्क्रीन पे जो दिखाई देता है सिग्नल्स, जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे होते हैं स्क्रीन पर, वो डिजिटल होते हैं और जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो सिग्नल क्या होते हैं? एनालॉग। ये सारा प्रोसेस मॉडेम के थ्रू हो पाता है। अब बारी आती है हाउ टू कनेक्ट डिवाइस। मतलब हम डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए केबल कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, दो तरह से हम वायर इनको कनेक्ट कर सकते हैं। केबल के लिए ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर को उपयोग में लिया जा सकता है। और वायरलेस कनेक्शन में इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, माइक्रोवेव्स या सैटेलाइट हो सकते हैं। मतलब वायरलेस में क्या है, हम बिना तार से ही कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते हैं। और यदि हम केबलों से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल को काम में ले सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि इनमें सबसे हाई पावर की केबल कौन सी है, तो वो हमारी है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट होता है। और ट्विस्ट पेयर केबल हमारी सामान्यतः टेलीफोन लाइनों के लिए यूज में ली जाती है, जिसके अंदर हम केवल और वन वे की तरह ही हम इसमें इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। और कोएक्सियल केबल के अंदर हम ऑडियो और वीडियो डाटा ट्रांसमिट, दोनों तरह के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और वायरलेस वायरलेस जो है हमारा ब्लूटूथ, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है हमारा रिमोट सेक्शन में चलता है, टीवी रिमोट वगैरह में। और ब्लूटूथ ब्लूटूथ जो है हम मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी डिवाइसों को अटैच करने के लिए यूज में करते हैं। यह पास की के द्वारा अटैच किया जाता है। मतलब हम जब ब्लूटूथ यूज करते हैं तब हम एक कोड के द्वारा उसको पेयर बनाते हैं और फिर हम एक दूसरे से डाटा ट्रांसमिट करते हैं। और इंटरनेट भी हम इसके द्वारा यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है वाईफाई और लाईफाई और माइक्रोवेव सैटेलाइट। ये भी हमारे बिना तार के कंप्यूटर को जोड़ने की एक तकनीक है, जिनमें स्पीड क्या रहती है? काफी ज्यादा हाई रहती है। अब बारी आती है हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो हमें कनेक्टिविटी जो है इनके टाइप भी हमें इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप से हमें मिल जाता है। क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी, भी केबल से कैसे कनेक्ट करेंगे, वाइफ पर मतलब बिना वायर करे करेंगे या वायर के, उसी के अंदर ही आ जाएंगे कि हम कनेक्शन का टाइप, कनेक्टिविटी किस टाइप से करेंगे। ये सबसे पहले आती है डायल अप। डायल अप जो है आमतौर पर सबसे धीमा गति का एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो कि आज के टाइम में जो कि ये बहुत ही
देखने में कम मिलता है। डायल अप मॉडेम के द्वारा एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जुड़ता है और सर्फिंग खत्म होने पर ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा आता है ब्रॉडबैंड। ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और सबसे तेज विकल्पों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए डाटा चैनल का उपयोग किया जाता है। यदि हमें तेज स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करना है या तेज गति से इंटरनेट चलाना है, तब हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन की आवश्यकता रहती है। इसके अंदर जो ब्रॉडबैंड के ही टाइप आ जाते हैं, वो आ जाते हैं डीएसएल, केबल, सैटेलाइट, मोबाइल ब्रॉडबैंड। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ही टाइप आ जाते हैं और इनकी जो गति है एमबीपीएस में मापी जाती है। एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट प्रति सेकंड। अब आता है वाईफाई, जिसे वायरलेस फिडिलिटी के नाम से जाना जाता है। और डब्लू लैन अगर वायर से जोड़ा गया है, डब्लू लैन, तो उसे बोला जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इस तकनीक के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है और पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टेबलेट, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स, प्रिंटर, इनको कनेक्ट करने के लिए हम वाईफाई की टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं। और एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर लगभग 20 मीटर या 66 फीट की दूरी हो सकती है। मतलब वाईफाई की जो रेंज है 20 मीटर या 66 फीट होती है, जिसके अंदर हम अपने वाईफाई को एक्सेस कर पाते हैं। फिर आता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो कि एक डायल अप से भी अधिक तेज बनाता है ये कनेक्शन कनेक्टिविटी। और इस कनेक्शन के माध्यम से हम तेज गति से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो है हमारा डायल अप के विपरीत, यह एक बार सेटअप होने के बाद ये क्या रहता है, हमेशा कनेक्ट रहता है। मतलब इसे रोज रोज कनेक्ट नहीं करना पड़ता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऑटो कनेक्ट हो जाता है। डीएसएल कनेक्शन जो है, जहां पर हमें इंटरनेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, मतलब दिन रात इंटरनेट ही चाहिए, और स्पेशल लाइनें वहां पर बिछाई जाती हैं। जैसे अपने बैंक हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, इन जगहों पे डीएसएल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आता है केबल कनेक्शन। केबल सर्विस केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। सर्विस का लाभ के लिए केबल टीवी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है और साथ के साथ डायल अप और डिजिटल सेवा या सर्विसेज से तेज होता है। मतलब इसको यूज जब करते हैं हमें टीवी की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन ये डायल अप और डीएसएल से भी तेज होता है। अब बारी आती है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन जो है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही उपयोग करता है, लेकिन केबल या फोन लाइनें की आवश्यकता नहीं होती। यह पृथ्वी की परिक्रमा रिवॉल्व कर रहे उपग्रह और सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है और दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मौसम खराब हो तो ये थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या इसमें थोड़ी इम्पैक्ट आती है या प्रभावित होता है। फिर आता है मोबाइल 3G और 4G। मोबाइल फोन कनेक्शन मोबाइल ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट से सुविधा प्रदान करते हैं और 3G, 4G या अभी वर्तमान में 5G
सबसे अधिक मोबाइल फोन और टैबलेट कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जा रहे हैं। और ये आईएसपी द्वारा हमारे को सिम पर ही मिल जाते हैं। ये विदाउट सिम नहीं चलते। मोबाइल कनेक्शन जो हमारे सिम चल रही होती है उसी के ऊपर ही हमें ये सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये थे हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स, जो कि पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इनमें से इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। अब इंट्रानेट क्या है और इंटरनेट क्या है उस पर चर्चा करते हैं। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो केवल उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होता है और आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल आईटी सिस्टम से जानकारी और सर्विसेज की एक लेयर कह सकते हैं, उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहती है जो वहां पर काम कर रहे होते हैं। और यह इंटरनेट नॉर्मल लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता। मतलब एक ऑफिस के अंदर यूज किए जाने वाला इंटरनेट जो कि वहां के एम्प्लॉय ही यूज कर पाएंगे, उसे क्या बोला जाता है, इंट्रानेट। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, एक सर्किल के अंदर लोग या कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा, इंट्रानेट। और इन्हें एक्सटर्नल इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता क्योंकि ये किससे सुरक्षित रहता है, फायरवॉल के द्वारा सुरक्षित होता है। जबकि इंटरनेट इंटरनेट एक फ्रीडम नेटवर्क होता है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट जो कि ऑल ओवर इंडिया या किसी भी कोने से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता ये है कि दोनों के दोनों टीसीपी आईपी का उपयोग करते हैं और ईमेल और वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड रहते हैं इनका उपयोग करते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस ये है, इंट्रानेट यूजर इंटरनेट पे जा सकता है जबकि इंटरनेट यूजर इंट्रानेट पे नहीं जा सकता। ये इसका मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जैसे कि इंटरनेट एक फ्रीडम नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड वेब है, और इंट्रानेट एक कंपनी का निजी नेटवर्क है जिसे केवल कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। और टीसीपी आईपी का दोनों उपयोग करते हैं और ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पे जा सकता है और बिना इंटरनेट के भी यह चल सकता है। इंटरनेट के मुकाबले अधिक सुरक्षित भी रहता है। इंटरनेट इंटरनेट के मुकाबले ज्यादा सिक्योर रहता है और ये फायरवॉल से प्रोटेक्ट रहता है। लेकिन सुरक्षा के कारण इंटरनेट यूजर इंटरनेट पे नहीं जा सकता। मतलब आम यूजर इंटरनेट में एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रहता है, फायरवॉल लगा रहता है। इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में जाना जाता है। यह या तो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर भाग के रूप में जाना जाता है। अब www वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और इन्हें इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। और एक विशेष पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पेज के नाम से जाना जाता है जिसको वेब ब्राउज़र के द्वारा एक्सेस करते हैं। और
वेब ब्राउज़र जो है वेब पेज, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, वेब नेविगेशन फीचर जैसे हाइपरलिंक आदि से मिलकर बने होते हैं। अब इन पेजों के अंदर जो वेबसाइट के पेजेस हैं, इनके अंदर हम वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट, वेब नेविगेशन फीचर, ये सब इनकी फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है? वेब ब्राउज़र जैसे अभी आपने नाम लिया था, अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, उसके अंदर वेब ब्राउज़र नाम लिया था। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट को लोकेट करने या रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक एप्लीकेशन है। वेब पेज, वीडियो कंटेंट्स आदि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ब्राउज़र काम करता है जो यूजर के कंप्यूटर पर रन होता है। आज के जो हमारे ब्राउज़र हैं, वो क्या हैं? पूरी तरह क्रियात्मक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, जो वेब सर्वर होस्टेड वेब पेज एप्लीकेशन होती हैं, जो वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेज एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट या अन्य कंटेंट्स को प्रोसेस और प्रदर्शित करते हैं। साथ के साथ यूजर इंटरफेस बैकएंड नेटवर्क डाटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मतलब इसमें अलग-अलग तरह के इंटरफेस चलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनेट को अच्छे ढंग से एक्सेस कर पाते हैं। अब हमारे जो हैं ब्राउज़र, अब इसके अंदर क्या आ जाता है, ब्राउज़र हमारे कौन-कौन से आते हैं? जैसे आपको इमेज में शो कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, सफारी और गूगल क्रोम, ये सब हमारे क्या हैं, ब्राउज़र, जो कि एक आजकल क्या है, हमारे को कंप्यूटर में जब इंटरनेट चलाना है, तब हमें एक एप्लीकेशन पे रन करना पड़ता है। उस पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और फिर हम अपने वेब एड्रेस को टाइप करके रिलेटेड वेब पेज को ओपन करते हैं, मतलब हमारी इच्छित वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब ये जो वेबसाइट्स हैं, ये हमारे अलग-अलग तरह की रहती हैं, जैसे स्टैटिक और डायनामिक। अब ये क्या चीज है? स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट। वेबसाइट जो है एक वर्ल्ड वाइड फाइलों का एक क्या होता है, संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, जिसे वेब पेज के नाम से भी जाना जाता है। और वेब पेज का जो पहला पेज होता है, मुख्य पेज, उसे क्या कहते हैं, होम पेज। और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जो खुलता है पेज, उसे वेब पेज के नाम से जाना जाता है। मतलब अपने कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, वो जब खुलती है और उसका जो पहला पेज हमारे को दिखाई देता है, उसे होम पेज बोला जाता है। कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति की विशेष वेबसाइट होती है, जो अपनी वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस देता है, और होम पेज पर ही हमारे को उस वेबसाइट में क्या-क्या कंटेंट मिलेगा, उस सब को हम नेविगेट कर सकते हैं और इच्छित डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। और वेब पेज को अलग-अलग आकार के कंप्यूटर आधारित इंटरनेट एनेबल डिवाइस के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए, मोबाइल फोन। हम किसी भी डिवाइस में इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है, जिसे सर्वर बोला जाता है। मतलब अपनी जो वेबसाइट होती है, उसे एक कंप्यूटर से ही
मोनेटाइज किया जाता है या मॉनिटरिंग की जाती है और उस पे अपडेट्स किए जाते हैं। उस कंप्यूटर सिस्टम को या उस एक साइड को हम क्या बोलेंगे? सर्वर बोला जाएगा। वेबसाइट हमारे दो टाइप की रहती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जो है स्थिर होती है और डायनामिक वेबसाइट जो है अस्थिर होती है। इसमें साइट ओनर और साइट फॉलोवर्स के बीच में संवाद की अनुमति रहती है। डायनामिक के अंदर क्या रहता है? संवाद का ऑप्शन रहता है और जबकि स्टैटिक में ऐसा कोई भी विकल्प हमारे मौजूद नहीं रहता। अब जब हम इंटरनेट के अंदर ब्राउज़र में हम एड्रेस एंटर करते हैं तो लगभग इस टाइप से दिखाई देता है। ये कंप्लीट रूप से यूआरएल को शो कर रहे हैं। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर कुछ अलग-अलग पार्ट्स हैं, जैसे एचटीटीपीएस, इसे क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। और फिर बारी आती है सब डोमेन, जैसे ब्लॉग दिया हुआ है इस एड्रेस के अंदर, और थर्ड नंबर पे दिया हुआ है डोमेन एग्जाम्पल के नाम से, और फोर दिया हुआ है टीएलडी टॉप लेवल डोमेन, और फिर फाइव दिया हुआ है सब टॉपिक। कोई भी टॉपिक वेबसाइट का कोई भी हो सकता है जो हमने कंटेंट डाला हुआ है, और लास्ट दिया हुआ है स्लग, मतलब उसका लास्ट एड्रेस या एक्सटेंशंस कह सकते हैं। अब सब टॉपिक क्या था? एक तरह से सब फोल्डर, मतलब अपने वेबसाइट पे कौन से ऑप्शन के अंदर या कौन से मेन्यू में जाके कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है, वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और इसे कंप्लीट रूप से यूआरएल बोला जाता है। और एचटीटीपी से लेकर डॉट कॉम तक का जो हिस्सा है उसे वेब एड्रेस बोला जाता है। और टीएलडी जो कि हमें 4 नंबर पे शो कर रहा है, डॉट कॉम, डॉट ईडीयू, डॉट जीओवी, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, ये क्या है? ये है हमारे टीएलडी जो कि वेबसाइट को पहचानने में मदद करते हैं। डॉट कॉम मतलब कमर्शियल, डॉट ईडीयू मतलब एजुकेशन, डॉट जीओवी मतलब गवर्नमेंट, डॉट नेट मतलब नेटवर्क, डॉट ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें टीएलडी के टाइप मिलते हैं जिससे हम वेबसाइट को आसानी से पहचान लेते हैं कि ये वेबसाइट किस टाइप की है। नेक्स्ट आता है, जब हम वेब एड्रेस को रीड करते हैं या हम वेब एड्रेस अलग-अलग रहते हैं, जैसे www.google.com, इन सब के क्या रहते हैं? एक आईपी एड्रेस रहता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक नंबर रहता है जिसे बोला जाता है आईपी एड्रेस। अब डीएनएस क्या चीज है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नंबर सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। यह जो हमारा डोमेन नेम होता है उसको क्या करता है? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डोमेन नेम वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या चीज है? हमारे वेब एड्रेस के अंदर एचटीटीपी भी लिखा रहता है, एचटीटीपीएस भी लिखा रहता है। एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरा है एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये क्या चीज है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सुरक्षित वेबसाइटों की पहचान के लिए होता है। और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सामान्य वेबसाइटों के लिए यूज किए जाने वाला स्टैंडर्ड है या प्रोटोकॉल है। अब बारी आती है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है।
सर्च रिजल्ट को यह एक सूची में प्रस्तुत करता है और इसे सिरप भी कहा जाता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन मतलब जैसे हम गूगल चलाते हैं, याहू चलाते हैं, askme.com चलाते हैं, MSN चलाते हैं, बीइंग है, अबाउट है। ये क्या करते हैं? सर्च इंजन है जो कि हमें क्या करते हैं? अलग-अलग तरह से सूचनाओं को हमारे टाइप किए गए कीवर्ड या बोले गए शब्दों के माध्यम से हमारे को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। इसके अंदर जो है अलग-अलग तरह के हमें कंटेंट मिल जाते हैं जो कि अभी हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकली एक्सरसाइज भी लेंगे जिससे वेब ब्राउजर कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है और साथ के साथ ईमेल कैसे यूज करते हैं और हमारा वेब एड्रेस कैसे बनता है, ये सब चीजें आएंगी। तो अभी एक बार थ्योरिकल चल रहा है तो इसलिए पेपर लेवल के लिए सर्च इंजन हमारे जो है गूगल है, याहू है, आस्क मी है, एमएसएन है या बीइंग है और अबाउट है। ये हमारे सर्च इंजन है जो कि हमें वेबसाइटों को खोजने के लिए काम में लिए जाने वाले सर्च इंजन हैं। और इसी क्षेत्र में हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है हमारा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इसे 1993 से स्टार्ट किया गया था और यह एक डिजिटल फॉर्म होता है जिसके अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए इसे यूज में लेते हैं। ईमेल सिस्टम स्टोरिंग व फॉरवर्ड मॉडल पे कार्य करता है। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं तथा इसे स्टोर भी करते हैं। मतलब अपने जब मेल करते हैं तो ये फॉरवर्ड भी करता है, इसे स्टोर करके भी रखता है और सर्वर क्या है इसे अपने सेंड और रिसीव भी करते हैं। इस ईमेल के जो है हमारे मुख्य रूप से 3 भाग रहते हैं जिसके अंदर हेडर, संदेश और मैसेज बॉडी, ये हमारे 3 तत्व रहते हैं। और ईमेल जो है हमें भेजने के लिए सेंडर और रिसीवर की आवश्यकता रहती है जिसमें 2 भाग रहते हैं। पहला है यूजर नेम, सेकंड है डोमेन नेम। यूजर नेम जिसे लोकल पार्ट भी बोलते हैं और ये सिंबल @ का जो सिंबल है उससे पहले का भाग होता है और डोमेन नेम द्वितीय भाग होता है जिसे सेकंड नेम बोला जाता है या डोमेन नेम भी बोला जाता है। अब हमारी जो मेल आईडी है वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए और इसमें हम नंबर यूज कर सकते हैं। मेल आईडी में स्पेस नहीं होता और यूजर जो है यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने के लिए @ को काम में लिया जाता है। साथ के साथ ईमेल डोमेन नेम के जो अलग-अलग टाइप हैं वो आपके सामने जो दिए हुए हैं वो है gmail.com, rediffmail.com, yahoomail.com, RKCL इन। और भी हम अपना पसंदीदा सर्विस प्रोवाइडर बना सकते हैं, मेल सर्विस प्रोवाइडर, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी मेल आईडी की सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। मेल आईडी जब हम बनाते हैं तो ये मेल आईडी एक सर्वर पे एक बार ही बनाए सकते हैं। एक नाम से मतलब एक मेल आईडी एक सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक बार ही अलॉट होती है। ये नहीं कि हम एक मेल आईडी को एक से ज्यादा बार बना रहे हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और फिर आते हैं ईमेल के ही कुछ कंपोनेंट्स जिसे हम यूज करते हैं जीमेल में, जैसे कंपोज। कंपोज क्या काम आता है? ईमेल को लिखने के लिए ये नया मेल जब हमने भेजना है तब इसे काम में लिया जाता है।
दूसरा है इनबॉक्स। इनबॉक्स जो है प्रत मेलों की सूची देखने के लिए काम में आता है। तीसरा है सेंट मेल, जो कि भेजे गए आउटगोइंग मेल देखने को काम में आते हैं। और ड्राफ्ट, इसके अंदर इनकम्प्लीट मेल या सेव मेल हमें शो होते हैं। साथ के साथ ट्रैश, ये क्या करता है, ईमेल को रिकवर करने के लिए कौन से मेल रिकवर करेगा, जो हमारे से डिलीट हो गए हैं, उन मेल को रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब जब हम मेल हमारे से डिलीट हो जाते हैं तो ये मेल कहाँ जाएंगे, ट्रैश नाम के फोल्डर में जाएंगे। और फिर आता है स्पैम। स्पैम जो है अनवांटेड मेल्स की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब ये जो मेल हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए, या कंप्यूटर द्वारा प्रमोशन जो मेल ऑटो जनरेट होते हैं, जिन्हें जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है, वो स्पैम में शो होते हैं। फिर बारी आती है सीसी, जो कि कार्बन कॉपी के लिए यूज में लिया जाता है। और वीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि एक ग्रुप में मेल भेजने के लिए काम में आते हैं। सीसी के अंदर हम जब मेल भेजते हैं तो ये एक दूसरे को शो कर देता है, जबकि बीसीसी के अंदर जब हम मेल भेजते हैं तो जितने भी यूजर होते हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने की परमिशन नहीं देता। तो ये थे हमारे ईमेल के मुख्य मुख्य कंपोनेंट्स। और अब जो है हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी, ये चैप्टर में हमारे मुख्य बिंदु क्या रहते हैं, जैसे अधिकांश इंटरनेट सेवाएं जो हैं इन सर्वर मॉडल पे वर्क करती हैं। और अगर हमारा कंप्यूटर फाइल प्राप्त कर रहा है तो क्लाइंट कहलाएगा, अगर फाइल भेज रहा है तो सर्वर कहलाता है। और दूसरा बिंदु आ जाता है इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और एक मॉडेम की जरूरत रहती है। और जब हम मेल भेजते हैं तो हमें 25 एमबी तक एक बार में मेल भेज सकते हैं। और उससे अधिक अगर हमने मेल भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव या अन्य किसी का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और यदि हम कंप्यूटरों को नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ते हैं तो उसके अंदर हम लैन, मैन, वैन, पैन या बैन के तरह आपस में कनेक्ट ही करते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, बैन मतलब बॉडी एरिया नेटवर्क। अब ये क्या चीज है, ये है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे एक बिल्डिंग में जुड़े कंप्यूटरों को रिप्रेजेंट करता है। एक ही बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक बिल्डिंग में स्टार्ट किया गया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क को कहलाता है। इसी तरह मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी के अंदर अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना, एक सिटी के अंदर अलग अलग बिल्डिंगों के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है। फिर आ जाता है वैन, जिसे बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वृस्त नेटवर्क हो जाता है। फिर आ जाता है पैन, और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब जो कि हम खुद बनाते हैं, जैसे म्यूजिक प्लेयर जोड़ना, या फिर हमारा कोई गैजेट प्रिंटर वगैरह जोड़ने। और बैन है बॉडी एरिया नेटवर्क, जैसे शरीर पे पहने जाने वाले गैजेट, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, ये क्या है, बॉडी एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल होते हैं। और लैन और वैन, मैन क्या है, हमारे एक नेटवर्किंग के टाइप है। नेटवर्किंग मीन्स एक से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, क्या कहलाते हैं, नेटवर्किंग बनाना। नेटवर्किंग के अंदर हम कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके फाइलों को शेयर कर सकते हैं, और हार्डवेयर को भी ज्यादा खरीदने से बच सकते हैं। मतलब नेटवर्किंग के द्वारा हम हार्डवेयर को कम से कम
खरीद के आपस में शेयर करके यूज कर सकते हैं। जैसे मॉडेम है तो एक ही मॉडेम से हम कई कंप्यूटरों में इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं। तो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग मॉडेम लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह प्रिंटर प्रिंटर भी हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में लगे नेटवर्क। वाइड एरिया एक सिटी में से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए, मतलब एक सिटी में जितने बिल्डिंग है आपस में नेटवर्क जोड़ना है तो हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। और जब हमें महानगरीय नेटवर्क जोड़ने हैं तब हम क्या लेते हैं, मैन, एक शहर से दूसरे शहर को कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। अब जो हमारा सेशन आता है वो है हमारा प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन अभी तक जो हमने रीड किया वो था हमारा थ्योरिकल सेशन। इस चैप्टर में हम थ्योरिकल रूप में ये जाने कि ब्राउज़र क्या था, इंटरनेट क्या है, इसे कैसे कनेक्ट करते हैं और साथ के साथ ईमेल की थ्योरी भी। ईमेल हमारा कौन प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवा रहा है। अब जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा प्रैक्टिकल सेशन, जो कि प्रैक्टिकली आपको मैं यूज करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या आ जाता है, एलिमेंट्स ऑफ ब्राउज़र। तो सबसे पहले हमारा ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र के लिए एक बार मेरे को बैक करना पड़ेगा। ब्राउज़र जैसे अभी अपने चैप्टर में रीड किया था, ब्राउज़र जो है हमारे कंप्यूटर में कोई भी हो सकता है। जैसे गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट एज इस टाइप से इसकी इंटरफेस रहती है, जहां पर हम प्लस करके कितनी मर्जी वेबसाइटों को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा बैक बटन रहता है और ये हमारा क्लोज या एस्केप बटन और रिले बटन रहता है। और ये हमारा सर्चिंग के लिए यूज में देता है, वेब क्राउलर इंडेक्सिंग के लिए। इसी तरह हम चलाते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम भी इसी तरह चलेगा जैसे हम अभी चलाते हैं। ये हमारा क्या आ गया, गूगल क्रोम। इसमें सेम रहता है, ये हमारा एड्रेस बार, ये हमारा प्लस करके नया वेब पेज खोलने के लिए, वेबसाइट ओपन करने के लिए। और ये हमारा एप्स बटन। और यहाँ पे हम माइक के थ्रू भी बोल के वर्क करवा सकते हैं। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं, मतलब कोई भी इमेज यहाँ पे पोस्ट करके हम अपना सर्चिंग पूरा कर सकते हैं। अब ब्राउज़र के अंदर ये बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रीलोड बटन, यहाँ पे क्या रहता है, वेब एड्रेस। जैसे हम एड्रेस क्या लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेब एड्रेस। अगर हमने एड्रेस से लिखा है तो हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। और अगर हम कोई अदर वेबसाइट का एड्रेस लगाते हैं तो वो भी ओपन होगा, अगर हमारा एड्रेस सही लगा है तो। इस तरह से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। और इसी के अंदर जब हम आगे के आगे निकलते हैं या किसी ऑप्शन में जाते हैं तो ये क्या बनता जाता है, यूआरएल बनता जाता है। जैसे ये ऐड हो गया, देखो ये क्या बन गया, अब यूआरएल बन गया। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल को ब्राउज़र में हम सेव करके भी रख सकते हैं। जो कि सेव करने के लिए हम यहाँ से थ्री डॉट में जाएंगे और यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं इस पेज को, ताकि हमें अगली बार इस पेज को बटन से ओपन कर सकें। इस तरह यहाँ पे नाम दे देंगे और इसे डन करके हम क्या कर लेंगे, एक न्यू बटन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हर बार अपने को ये वेबसाइट खोजनी नहीं पड़ेगी। और प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से हम दे सकते हैं। स्क्रीन को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और जो चीजें हमने खोजी हैं, अगर हमने ये देखना है कि हमारे पीछे से या हमने क्या क्या चलाया था आज कंप्यूटर पे, तो वो चीजें हम हिस्ट्री में जाके हम सर्च फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमने अपने पासवर्ड सेव किए हैं ब्राउज़र में, तो हम पासवर्ड एंड ऑटोफिल ऑप्शन के द्वारा उसे मैनेज कर सकते हैं। वैसे पासवर्ड हमें ब्राउज़र में सेव नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आपने किए हैं, तो उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और यदि आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किए हैं, तो इस डाउनलोड ऑप्शन में हमारे को वो चीज़ें मिल जाती हैं।
सेकंड आता है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? ब्राउज़र के अंदर ही अगर हम क्या चलाते हैं, गूगल चलाते हैं और ये क्या है? हमारा सर्च इंजन आ गया। सर्च इंजन के अंदर अब हम बोल-बोल के वर्कआउट करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँगा अलाउ करके ताजमहल, तो ये क्या करे? बोल-बोल के भी वर्कआउट हम करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम क्या है? टाइप भी कर सकते हैं। इंडिया गेट और अगर हमने अब सीधा सर्च कर रहे हैं, कोई भी कीवर्ड डाल रहे हैं, तो हमें क्या दे रहा है? ये इंडेक्सिंग दे रहा है, एक सूची दे रहा है। और अगर हमने केवल मात्र इमेजेस देखनी है तो इमेजेस पे क्लिक करेंगे और मैप देखना है तो मैप और न्यूज देखनी है तो न्यूज रिलेटेड जो भी टॉप कीवर्ड लिखा है उससे रिलेटेड हम यहाँ से फिल्टर करके हम अपने सर्चिंग को आसान बना सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर क्लिक करके इसकी ब्राउज़र की एडिशनल जो एप्लीकेशन है उन्हें भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल मैप है या मोबाइल नंबर्स को मैनेज करना है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल ड्राइव है, इन सबको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो सर्च इंजन में हम क्या करते हैं? कोई भी कीवर्ड लिखते हैं। अब सर्च इंजन में क्या आ जाता है? एक वेब क्राउलर आ जाता है। वेब क्राउलर क्या चीज़ है? वेब क्राउलर एक इंटरनेट की क्या होती है? बोट होती है, जो कि इंडेक्स को एक मैनेज करने का एक स्ट्रक्चर कह सकते हो। जैसे-जैसे हम क्या करते हैं, कुछ खोजते हैं, वैसे-वैसे क्या करता है, ब्राउज़र स्मार्ट होता जाता है और जैसे ही हम लिखते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे को वो एक लिस्ट बना के दे देता है, ताकि हमारा सर्च करना और आसान हो जाए। और इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हमारे को क्या है, ये सूची के रूप में उपलब्ध करा देता है, जिससे हम क्या करते हैं, वेब पेजों को आसानी से ढूंढ लेते हैं। वेब साइट के एड्रेसेस को आसानी से ढूंढ लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो था अगला बिंदु, वो है हमारा ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे? क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जीमेल पे क्लिक करेंगे। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए अगर हमारा पहले से अकाउंट क्रिएट है तो हम साइन इन करेंगे, अदरवाइज हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हमारा अकाउंट पर्सनल या बिजनेस के लिए कोई भी एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम पर्सनल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है? अपना नेम एंटर करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और जेंडर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद हमें क्या चूज करना है? डोमेन नेम, मतलब अपना यूजर नेम, मेल आईडी का फर्स्ट नेम, इसके अंदर कोई भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अगर इस नंबर से मिल जाएगा तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, अदरवाइज हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ इसके आगे प्रीफिक्स या सरफिक्स ऐड करनी होगी। जैसे एक बार मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ? नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब हमें क्या बनाना है? पासवर्ड क्रिएट करना है। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? अपनी मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारी मेल आईडी क्रिएट है, जैसे मेरी मेल आईडी पहले से क्रिएट है, तो उसे यूज कैसे करना है? सेकंड जो चीज आती है, यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? मेल आईडी को ओपन करेंगे और मेल आईडी को ओपन करेंगे, साथ के साथ हम क्या करेंगे? उस मेल आईडी में मेल कैसे भेजते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये मैंने मेल आईडी ओपन कर ली और मेल आईडी ओपन करने के बाद हमारी जो मेल आईडी है वो यहाँ पर हमारे को शो करने लग जाएगा। ये आपकी मेल आईडी ओपन हो गई है और जो प्रोफाइल पिक है वो शो कर देगा। ये है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे? अपनी मेल को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए हम हमारे पास जिसने मेल भेजा है या जिसके द्वारा मेल आई है उसका नाम या मेल आईडी लिखेंगे। जैसे हम अभी क्या लिख रहे हैं? टेली। तो टेली के द्वारा जो भी मेल आए हैं वो सारे मेल हमें लिस्ट में शो करेगा।
इसे हम बाय डेज भी फिल्टर कर सकते हैं, भाई कब हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग भी हम फिल्टर कर सकते हैं। ये है कंपोज। जब हमने नया मेल भेजना है तब हम क्या करेंगे, कंपोज पे क्लिक करेंगे और टू के अंदर जिसको मेल आईडी भेज मतलब अपने जिसको मेल भेजना है उसका मेल आईडी एंटर करेंगे। और सब्जेक्ट में जिस व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं और किस टॉपिक में भेज रहे हैं वो नाम लिखेंगे, जैसे रिगार्डिंग एप्लीके आरसीआईटी फॉर्म। भैया हम आरसीआईटी फॉर्म से रिलेटेड कुछ डाटा भेज रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज को लिखेंगे जो कि 3 सेक्टर में रहता है, हेडर, बॉडी और सेंडर डिटेल इसमें रहता है। और सेंड पे क्लिक करेंगे तो वो मेल सेंड हो जाएगा। और यदि हमने इस मेल के साथ क्या करनी है, कोई फाइल अटैच करनी है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे अटैचमेंट पे। और जो भी हमें ऐड करनी है फाइल वो हम क्या कर देंगे, फाइल को अटैच करेंगे और ये क्या हो जाएगी, फाइल अटैच होगी। और इसे यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमारे से गलत फाइल अटैच हुई हो तो। और इस पेज को बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा। और यदि हमने इसके अंदर क्या करना है, ईमेल के अंदर बड़ी फाइलें सेंड करनी है, क्योंकि हमने अभी थ्योरी में रीड किया था 25 एमबी तक ही हम नॉर्मली ईमेल भेज सकते हैं। अगर ज्यादा भेजनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक के द्वारा हम फाइल का भेज सकते हैं। यहाँ पे हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं और या ड्राइव के थ्रू हम अपनी फाइल को भेज सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। अगर हम सीधा इसको बंद कर देते हैं तो हम क्या कर हमारा वो मेल कहाँ चला जाएगा, ड्राफ्ट के अंदर चला जाएगा। और यदि हमें जंक मेल या स्पैम मेल देखने हैं तो इसके अंदर जाएंगे, अनवांटेड मेल ये रेगुलर वैसे डिलीट करते रहना चाहिए। और उसको ट्रैश डिलीटेड मेल देखने के लिए ये यूज होता है। और यदि हमने कोई मेल का क्या करना है, प्रिंट आउट वगैरह लेना है तो हम मेल को यहाँ से ओपन करेंगे और इधर से क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। और इसी मेल को फॉरवर्ड करना है तो थ्री डॉट में जाएंगे और क्या करेंगे, रिप्लाई। अगर हमने मेल का उत्तर देना है तो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। और यदि हमने इसे किसी और को भेजना है तो हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। और प्रिंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, मेल को डिलीट कर सकते हैं और इसकी फिशिंग रिपोर्ट भी हम कर सकते हैं। और साथ के साथ हम इसको ट्रांसलेट करके भी रीड कर सकते हैं। ट्रांसलेट मतलब ये इंग्लिश में, इसे हिंदी में करना है तो हम इसे इंग्लिश हिंदी में भी कर सकते हैं। भी हमने कौन सी भाषा में इसे रीड करना है वो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। भी आपने कौन सी भाषा में इसे रीड करना है वो हम मैनेज कर लेंगे। ये क्या करेगा, उस भाषा में इसे कन्वर्ट कर देगा। फिर बारी आती है नेक्स्ट, इसके अंदर सीसी और बीसीसी। सीसी और बीसीसी क्या है, सीसी जब हमारे को मेल जब भेजते हैं, कंपोज करते हैं, इसके अंदर आता है सीसी कार्बन कॉपी। जब हमने जो मेल लिख रहे हैं इसी की कॉपी किसी और को भेजनी है तो हम उसकी मेल आईडी कहाँ लिखेंगे, सीसी के अंदर। और यदि हमने मेल बल्क में भेजना है और हम ये चाहते हैं जितनी मेल आईडी डालें वो आपस में कोऑर्डिनेट ना कर पाए तो हम वो मेल आईडियां बीसीसी में एंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है यूजफुल वेबसाइट्स इन राजस्थान। भाई हमारे राजस्थान की जो महत्वपूर्ण वेबसाइट है वो कौन कौन सी है, एक तो है स्टेट पोर्टल ऑफ राजस्थान। ये क्या है, अभी आपको ऑपरेट करके बताता हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है।
इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसे तो वेबसाइट तो बहुत सारी है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 दी हुई है, तो हम उन 3 को ही एक बार थोड़ा चर्चा में लेंगे। सबसे पहले स्टेट पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसको ओपन करते हैं। जैसे हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, गूगल खोल लेंगे, इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। अब इसमें क्या रहता है, इस वेबसाइट के अंदर हमारे को इसका जो एड्रेस है rajasthan.gov.in है, और यह आम आदमी के लिए सूचना और ट्रांजैक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की एक सुविधाजनक सुविधा उपलब्ध करवाता है, और राजस्थान सरकार इसके माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी सभी नागरिकों तक सेवा पहुंचाने के लिए एकल खिड़की योजना के तहत ये सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है। मतलब लोगों को राजस्थान लेवल पे जो भी नई सर्विसेज आ रही हैं, एकल खिड़की योजना के अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट की जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है गवर्नमेंट, उसकी सूचना देखनी हो तो हम इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग वेबसाइटें, कोई सी डिपार्टमेंट का हम रूटीन देखा जा सकता है। फिर आती है सेकंड जो है हमें, वो मिलती है आरपीएससी। आरपीएससी वेबसाइट राजस्थान लेवल पे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि हमें गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल, आरएएस, इस लेवल के जो हमें फॉर्म फिल होते हैं, उनके मॉक टेस्ट या उनके इंटरव्यू ऑर्डर, ये सब हमारे को इस वेबसाइट पे मिलते हैं। और इन वेबसाइटों पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जानकारी ले सकते हैं। जैसे कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में एग्जाम बोर्ड भी एग्जाम कब होना है, साथ के साथ उसका रिक्रूटमेंट डेट, उसके अगर कोई एग्जाम का प्रपोजिंग डेट है, या कोई ओल्ड पेपर है तो उसकी आंसर की, साथ के साथ कोई एडमिट कार्ड आई है तो, और उसका रिजल्ट, ये सब चीजें हमारे को इसी पोर्टल पे उपलब्ध हो जाता है। और नेक्स्ट आती है हमारी आरटीई पोर्टल। आरटीई पोर्टल है हमारा राइट टू एजुकेशन पोर्टल है, जो कि राजस्थान लेवल पे ये चलता है। बाकी अलग अलग लेवल, अलग अलग गवर्नमेंट में, लेकिन राजस्थान लेवल पे ये हमारा आरटीई पोर्टल चल रहा है। इसके अंदर हम इस रूल के अकॉर्डिंग 25% सीटों पे स्कूलों को क्या किया गया है, निशुल्क शिक्षा प्रणाली दी गई है, जिसके अंदर हम आवेदन करके अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूची या लिस्ट लॉटरी के माध्यम से निकाली जाती है। इसकी सूचना यहाँ पर लेटेस्ट चलती रहती है, जो समय समय पे अपडेट होती रहती है। ये था हमारा इंटरनेट का टॉपिक, जिस पे हमने जाना कि इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं और वेबसाइटों को एक्सेस कैसे करते हैं। और ये है हमारे अन्य कंप्यूटर कोर्सेज, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, और हमारे सेंटर पे भी आप विजिट कर सकते हैं और कंप्यूटर में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।